वेलकम बैक टू द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह और आज के दिन की शुरुआत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आई एम हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आई एम अलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेक अप। आई एम अप, बट वो होता है कभी कभी आपका दिमाग जो है वो उस स्पीड से नहीं चल रहा होता। मॉमी ब्रेन आप कह सकते हैं। लेकिन आज जो है अंदर तक चली गई है मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ हम लोग एक ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे सुबह जितनी मर्जी फॉग हो, दोपहर तक जब सूरज निकलता है, सूरज की शुआएं से पड़ती हैं तो वो फॉग जो है वो ख़त्म हो जाती है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी इस दफ़ा मुलाकात हुई जिन्होंने पिछले विंटर्स में ज़्यादातर टाइम जो है वो लाहौर में गुजारा था। वो ये कहते कि हमने धूप नहीं देखी थी लाहौर पे पूरे विंटर्स में, और एक अजीब सा एक गदला सा मौसम होता था जिसकी वजह से जो है फॉग, बेसिकली फॉग ये होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं हवा में वाटर के, वो टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे जम जाते हैं। तो इसलिए जब आप सुबह उठते हैं वो पूरी रात इतना टेम्परेचर कम होता है कि वो पार्टिकल्स जिसको हम कहते हैं जी, अक्सर कपड़े बाहर पड़े हुए हों तो उन पर भी एक पानी जो आ जाता है उसे हम शबनम कहते हैं। तो शबनम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो जम जाते हैं हवा में, इसलिए फॉग बन जाती है। और सुबह जब सूरज की शुआएं उन पे पड़ती हैं तो पार्टिकल्स क्योंकि इवेपोरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए आपको सब साफ नज़र आने लग जाता है। लेकिन अगर उन्हीं पार्टिकल्स के अंदर गंदगी शामिल हो जाए, यानी कि धुआं, मिट्टी, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएं, तो फिर वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, मुंजमद ही रहते हैं। इसलिए सूरज की शुआएं जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम थैंक यू सो मच, हम एक ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है पाकिस्तान के बाकी शहरों के कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे जो है वो फॉग ख़त्म हो जाती है। अच्छा हुमायूं, एक चीज़ मैंने आपके बारे में नोटिस की है और आपको बड़ा शौक मिलेगा। आप इस्लामाबाद का एयर इंडेक्स देखिएगा। जी मैंने देखा है और मुझे किसी ने ये भी कहा कि अगर वो कनाडा से आए हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये एयर इंडेक्स कनाडा में होता तो इस वक्त इमरजेंसी नाफिज हो चुकी होती। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे ख्याल से हम इतनी इमरजेंसियाँ देख चुके हैं कि हमें ये इमरजेंसी नहीं लग रही। हमारा भी ख़राब हुआ है, पिंडी इस्लामाबाद का काफ़ी ख़राब हुआ है, लेकिन उतना ख़राब नहीं है जितना पाकिस्तान के बाकी शहरों का। मैंने आपके बारे में एक चीज़ नोट की है, मैं आपको बताना चाह रही थी। बताऊँ? ज़रूर कहें, प्लीज़ कहें। अच्छा, मैं वैसे बड़ी आंटियों वाली या उस तरह की बात नहीं कर रही। इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो आपको ताने देते हैं या लेग पुलिंग करते हैं कि अच्छा शादी के बाद तो यूँ हो गया, शादी के बाद तो ये हो गया। बट एक चीज़ जो मैंने हुमायूं के अंदर नोटिस की है शादी के बाद, कि आपके अंदर काफ़ी ठहराव आया है। आपने भी नोटिस किया है या किसी और ने भी आपको कहा? मुझे खुद पता है, खुद पता और ये मेरी एफर्ट से भी आया है। बिकॉज देखिए, हर फेज़ में आपको एक तरह का नहीं रह सकते। जैसे हम अक्सर शो पे बात करते रहे कि जो आपकी उम्र होती है, जो आपका मकाम होता है, उसके हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए। सो देयर वाज अ टाइम आई वाज वेरी बबली, आई वाज वेरी जॉली, आई वाज ऑल ओवर द प्लेस। जॉली मैं अभी भी हूँ, बबली मैं अभी भी हूँ, मैं अभी भी लोगों को उतना ही हंसाता हूँ। लेकिन अब मेरे जोक्स भी डिफरेंट हो गए हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो गई है। ऑफ कोर्स दैट्स एन एफर्ट। ये मैं कोई मेहनत करके कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मकाम मुख्तलिफ हो गया है। मैंने अपने अच्छा, आप क्यों कर रहे हो मेहनत करके? बिकॉज देखो, जो जॉली आपकी पर्सनैलिटी है या जो उस टाइप की है, एफर्ट नहीं कर रहा वो भी बड़ी अच्छी लगती है। नहीं, इतनी एफर्ट मैं नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ, मैं जब भी जिस जगह पे भी हूँ, मैं जैसा देश वैसा बेस पे बहुत बिलीव करता हूँ, ठीक है। और ये है कि मेरे अंदर क्योंकि मेरा पार्टनर अब इस तरह का, इसमें बहुत ठहराव है, बड़ी काम है वो, तो मैं भी उस तरह का, तो अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ उनके साथ, तो बहुत ज़्यादा कामनेस आ गई है। को देखिए खरबूजा रंग पकड़ता है। हाँ। और हैविंग सेड दैट, अच्छा मैं आपको आज बड़े मज़े की बात बताऊँ कि मैं कल एक कहावत पढ़ रहा था, अब मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। सो कहावत एक पढ़ रहा था, तो वो कहते हैं कि जब भी कोई इंसान, जो सबसे ज़्यादा पहले जंगल में कौन से दरख्त काटे जाते हैं? जो बिल्कुल सीधे होते हैं, आसान होता है काटना, और उनकी लकड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो उनको पहले काट दिया जाता है। सो हैविंग सेड, इसके अंदर बहुत बड़ा सबक है। तो आप जितने सीधे होंगे ना, सबसे पहले आपको काटा जाएगा। तो ज़िंदगी में थोड़ा सा टेढ़ा होना ज़रूरी होता है। इस टेढ़ेपन के बारे में और भी बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
हम बात कर रहे थे कि अक्सर लोग कहते हैं कि थोड़ा सा नर्म मिजाज हो। जो आज का जो मौजू है वो हमें जो तूबा ने बड़ा मौजू खूबसूरत सा दिया, वो ये दिया है कि आपको कितना झुकना चाहिए किसी रिश्ते में। कहते हैं कि अच्छा है कि झुक जाओ, सख्त तो मर्द होता है। ठीक है, ये अक्सर जुमले आपको सुनने को मिलते हैं। इस जुमले पे बहुत गहराई भी है। सख्त तो मर्द होता है? हाँ, मर्द में नरमी नहीं होती, मर्द फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, किस किस्म की ये होता है। अक्सर लोग कहते हैं शी इज राइट, कहते हैं खवातीन को थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। पर मैं आपको झुकने से बता दूं, कहते हैं जितनी भी चीज़ नर्म होगी वो जाहिर बात है उतनी मोल्डेबल है, उतनी फ्लेक्सिबल है, उतनी मुड़ जाएगी। सो आप जितना नर्म होंगे उतना आप ज़मीन बन जाएंगे, और ज़मीन के ऊपर सिर्फ लोग जूते साफ़ करते हैं अक्सर। तो इसलिए आपको नर्म होना, मुझे लगता है कि इट्स नॉट गुड। आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सख्ती, थोड़ा टेढ़ापन लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर जो है ना जब आपको बाल निकालना हो कहीं से तो उसके लिए आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कभी कभी सीधी उंगली से बाल नहीं निकलता। लेकिन फिर आपने दोनों बातें अलग अलग की हैं। एक तरफ आपने कहा कि इतना नरम नहीं होना चाहिए कि ज़मीन बन जाए, और दूसरी तरफ आपने कहा कि सीधी उंगली से बाल नहीं निकलता। तो फिर मोल्ड तो होना पड़ेगा ना, टेढ़ा। अच्छा, वो देखो, 2 डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, मैंने वही कहा ना, देखो इतना नरम ना हो कि आप ज़मीन बन जाओ, लोग पैर साफ करना शुरू कर दें, और इतना सीधा भी नहीं आपने होना कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। तो आपने दरमियाना रास्ता चुनना है, बड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल। तो देखो, हर चीज़ में जो है ना हमें एक गाइडिंग बुक जो है वो दी गई है कि जी ये आप करें, ये मैनुअल है ज़िंदगी गुजारने का, अगर आप ये कर लेते हैं तो बस ठीक है। और उस मैनुअल को जो है ना वो 1 लाइनर के तौर पे ये बयान किया गया है कि ज़िंदगी जो है ना वहाँ पे म्याना रवि इख्तियार करनी है हर चीज़ में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका ये फरमान है कि आप हर चीज़ के अंदर म्याना रवि इख्तियार करें। तो कोई भी एक्सट्रीम अगर आप लेंगे तो वो ख़राबी या बर्बादी का बायस ही बनेगी। आपने जो है वो कुछ चीज़ों के अंदर मोल्ड होना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, कल जो हमारी गेस्ट थी उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि रहम के जो रिश्ते होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने कहा है कि इनको ख़त्म करना, इनसे कत्ल ताल्लुकी करना, उन सारी चीज़ों के ऊपर बड़ा बुरा मनाया गया है। तो उसके अंदर जो है वो आपको फ्लेक्सिबल होना, मोल्ड होना, चीज़ों को बर्दाश्त करना, वो सब कुछ आना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको लिमिटेशंस, आपको बाउंड्रीज जो है वो तय करनी पड़ती हैं, सेट करनी पड़ती हैं, तभी आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। वरना जो है ना वो हुमायूं वाली बात के सब लोग जो है ना वो आपका फ़ायदा भी उठाने लग जाते हैं, आपको एक्सप्लॉइट भी करने लग जाते हैं। आप उनके लिए सब कुछ करते भी रहते हैं और फिर भी एंड में आप उनके लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे होते कि आपने उनके लिए कुछ किया। व्हाट आर यू इन योर लाइफ? आप टेढ़ी हैं, बहुत टेढ़ी हैं, आप बिल्कुल सीधी हैं, या हर रिश्ते के मुताबिक आप हैं? जैसे कि मैं अपना बताऊं कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी का सौदा सिर्फ एक इंसान के साथ अब कर सकता हूं और किसी के साथ नहीं। दैट इज़ माई फादर, माई पेरेंट्स। उनके अलावा क्यों कहा? पहले अम्मा भी थी ना, चूत। अच्छा। सो नाउ अब 2 लोग मैं किसी के साथ कर सकता था, तो मेरे अपनी अम्मा और मेरे अपने अब्बा के साथ। मेरे अब्बा मुझे जलील कर सकते हैं, 10,000 लोगों के सामने जलील कर सकते हैं, करते भी हैं। हलीमा हैज सीन इट, ठीक है। हैव यू नॉट सीन? यू वर नॉट देयर ऑन द शादी। बिल्कुल गलत बातें कर रहा है वो, इतने स्वीट कर ही नहीं सकते किसी को जलील, बेचारे। कुछ भी नहीं। तो अब वो जाहिर बात है बब्बू वो तो नहीं करते, वो ही इज़ वेरी नाइस के दोस्तों के सामने नहीं करते, बट मेरा ये हक इंटेग्रिटी का उनको है, लेकिन किसी और को ये हक मैं किसी को नहीं देता। हलीमा, व्हाट डू यू से कि तुम्हारा क्या कोई ऐसे और रिश्ते भी हैं कि जिसमें जैसे मेरी अब मिसेज है, मेरा उनके साथ इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई सौदा नहीं है, ना मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करूंगा। जैसे आज वो कह रही थी शी हैज़ टू गो टू अ मदर प्लेस, मैं कहा प्लीज़ गो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू आस्क मी, बस मुझे बता दो कि तुम जा रही हो, जस्ट टेल मी, डोंट आस्क मी। हलीमा, व्हाट डू यू से? अच्छा, इस पे तो खैर मैं उनको, अगर वो मेरे से उनकी 1-to-1 मुलाकात होती है तो मैं उनको भी, जिस तरह मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे, मैं उनको भी कुछ टिप्स देती। मुझे भी एक बंदी ने एक टिप दी थी इसी तरह की। उन्होंने मुझे कहा था शुरू में लड़कियां जो है ना वो बड़ा शौक में पूछती हैं हर काम करने से पहले, हर जगह जाने से पहले, और उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है हर कपड़ा पहनने से पहले। लेकिन फिर वही इंसान जब आपको कहता है ना कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, तो आपको बड़ा बुरा लगता है। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी बाउंड्री जो है वो सेट करनी पड़ती है कि कभी कभी आप पूछ लें, कभी आप बता दें, कभी आप ना बताएं, कभी आप कहें कि हाँ रह गया माइंड से, इसमें से क्या बात होगी, नहीं करता। अगर आप बता रहे हैं हर वक्त बताएं, चीजें जो है ना उसको आप लेके चले, क्योंकि इस तरह की चीज जी हजूरी मुझे लगता है आप हमेशा पूरी जिंदगी नहीं कर सकते। नहीं, आप कंसिस्टेंट है, आप कंसिस्टेंट, एक या तो ना पूछे या तो पूछ रहे तो आप मुसलसल
सिंपल उनसे पूछे कंसिस्टेंसी में क्या ही बुराई है। और मुझे बताइए यार आप इंसान हैं, आप इंसान मतलब आप मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई इंसान जो है वो हमेशा हर बैज उतर जाते हैं आपके। मुझे बताएं कौन से बैज उतर मैं ये नहीं कह रही कि बैज उतर जाते हैं, मैं कह रही हूँ हर इंसान हर कुछ जो है वो जिंदगी में पूछ के हमेशा जो है वो नहीं कर सकता। बड़ा मुश्किल काम है पूछ के करना। खैर ये सब्जेक्टिव है, हर किसी की अपनी अपनी इसके बारे में राय होती है। मैं मुझे तो लगता है एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिहाज से। कभी मान लेती हूँ बात, कभी नहीं मानती बात, कभी जो है वो माफ़ी भी मांग लेती हूँ, कभी नहीं मांगती। लेकिन मुझे लगता है कि ये रिश्ता टू रिश्ता भी जो है ना वो करता है। हाँ, अगर आप जो है किसी रिश्ते में आप कर सकते हैं, किसी रिश्ते में नहीं कर सकते, किसी रिश्ते में आप अपनी मनवा भी सकते हैं, किसी में नहीं मनवा सकते। अच्छा, हस्बैंड के साथ के साथ क्या हूँ? फ्लेक्सिबल बहुत। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। लेट्स टेक अ ब्रेक। आई एग्री, शी इज राइट। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं कि मत जाएगा, देखते रहिए। कौन सा हलीमा बहुत डिफरेंट है मंसूर के साथ। यस। Welcome back to the show. Welcome back. Now welcome back to the show. मैंने थोड़ा पहले जल्दी में कर दिया था। अच्छा, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं जी कि आप किस तरह से ज़िंदगी को लेकर चलते हैं। हुमायूं ने बताया कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करना पसंद करता, सिवाय अपने वालिद साहब के सामने। अगर वो कुछ ऐसा मैं यही कहने लगी थी कि ये कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपके पास चॉइस नहीं होती। आपके पास वो रिश्ता सिर्फ अपने वालिद साहब की में भी शक्ल में मौजूद हो, लेकिन हमारे इर्द गिर्द वो जरा ज्यादा शक्लें उनकी जैसे आज वो सुबह वॉक करने जा रहे थे, तो वो सुबह वॉक नहीं करने जाते हो, किसी से पेपर्स लेने जाते हो, कहते हैं मैं सिर्फ रोड तक पेपर लेने जाता हूँ। मैंने कहा यू टेकिंग योर फोन विद यू? तो कहते हैं, मैंने कहा फोन तो नहीं लेके जा रहे। कहते क्यों? मैंने कहा फोन घर पे छोड़ जाए, आपको पता है ना हालात किस तरह के। तू मेरा बाप है, मैं तेरा बाप हूँ। मैं कहा जी ठीक है जी। ये काफ़ी है, ये काफ़ी है मेरे लिए। हाँ, तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें सुनने को भी मिलती हैं और हमें उनके साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं। आए हम ज़ैनब के पास चलते हैं। हाँ, अच्छा हलीमा, हैव यू सीन कि एक टाइम आता है और ये टाइम मुझे मज़े का भी लगता है और मुझे दुख भी होता है कि एक वक्त होता है जब पेरेंट्स आपको सब समझा रहे होते हैं, फिर अचानक से एक वक्त आता है जब वो रोल आपके पास आ जाता है और आपके बन जाते हैं वो बच्चे और आप बन जाते हैं माँ बाप, और आप उन्हें कहते हैं ये नहीं करना, लेकिन वो ट्रांजिशन मुझे लगता है उनके। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा मुबारक। जुमा मुबारक हो आपको भी। मैं वही बात करते जब मैं हॉस्पिटल गया, अभी रिक गया मैं, तो रिक में मैंने कहा, वहाँ पे डॉक्टर आए, तो मैंने कहा डॉक्टर आप इनको बताएं, मैंने कहा इनको चीनी खाना अलाउड है ना? तो कहते नहीं इनके लिए जहर है। मैंने कहा तो अब मुझे अच्छा, लेकिन मुझे लगता है वो ट्रांजिशन जो है ना वो उनके लिए भी बड़ी मुख्तलिफ होती है, बड़ी मुश्किल होती है। एक वो वक्त होता है जब हमें बोलना भी नहीं आता होता, चलना भी नहीं आता होता, और हर चीज़ के लिए हम उनके मोहताज होते हैं और उनको के पीछे पीछे फिर रहे होते हैं। और फिर एक टाइम आता है कि हमें उनको चीज़ें समझानी पड़ी होती हैं, हमें उनको चीज़ें जो है वो रीलर्न करानी पड़ी होती हैं। तो वो उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ है कि कहाँ वो वक्त था कि ये बच्चा जो है वो हमारे ऊपर इसकी सारी जिम्मेदारी थी और आज जो है वो ये हमें सिखा रहा है और लेकर चल रहा है। तो उनके ऊपर थोड़ा सा ना वो मुझे लगता है थोड़ा सा ना एहतियात का मामला। अच्छा हलीमा, वैसे जब हम ये बात करते हैं ज़ैनब, अब उसी टॉपिक के बाद वापस दोबारा उस कंक्लूजन पे जाते हैं। हम ये कह रहे थे कि नर्म होना या सख्त होना कहाँ ज़रूरी होता है, पर कभी कभी आपको ये होता है मसलहत भी होती है, कहीं पर मसलहतन आपको नर्म होना पड़ता है और बड़ा झुकना पड़ जाता है। जैसे कि आपके ऑफिस का बॉस है, अब आपको पता है गलत कह रहे हैं और बिल्कुल उसको आपको उसकी शक्ल नहीं पसंद है, लेकिन कहते हैं सर आप ठीक कह रहे हैं, आप ही है जो ठीक कह रहे हैं। मैं इस तरह ये नहीं कह सकती कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकती ये नहीं कि आप, मैं खामोश हो जाऊंगी, मैं चुप हो जाऊंगी, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि आप ठीक, ये मैं नहीं गाइस बता दो। किसी पॉइंट पे तो किया होगा, ना करो। नहीं, ये मैं खामोश हो जाऊंगी। मैं हो सकता है आगे से जो है वो हल्की सी ही करके स्माइल दे दूं, मतलब, और वो स्माइल में भी ये पता लग रहा होगा कि ये फेक स्माइल है, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी। मैं बताता हूँ, क्योंकि खवातीन को नौकरी की इतनी जरूरत नहीं होती, मर्दों को नौकरी की बहुत। यार ये मर्द और
कहाँ से आ गए इस टॉपिक में? देखो हमने घर चलाना हर चीज में मर्द औरत आ जाए। बात नहीं सुनेंगे नहीं सुनना, नहीं हमने सुननी नहीं है, क्यों सुने? मैं बहुत से ऐसे मर्दों को भी जानती हूँ जो खुशामदीद नहीं करते अपने बॉस की। अच्छा तुम लोग टीम अप कर जाते हो ना, टीम अप कर जाते हो, आई अंडरस्टैंड दैट्स फाइन, बट मेरी बात सिर्फ सुन लो। मैं तुम्हें से कह रहा हूँ कि मर्दों को इसलिए, अब देखो तो आज हलीमा छोड़ेगी तो क्या हलीमा का घर में खर्चा खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं, अब देखो आप लोगों को नौकरी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत इसलिए होती है क्योंकि इवेंचुअली याद रखो, मर्द अगर घर नहीं चला रहा होगा ना तो उस मर्द को बड़े ताने मिलेंगे, कहेंगे ये क्या मर्द है घर में बैठा रहता है। तो फिर कुछ सोचो, अगर एक औरत घर में बैठी रहती होती है उसे कुछ कहा जाता है? हाँ नहीं कहा जाता। हाँ जी, हाँ जी, कहा जाता है। तो फिर एक सेकंड बात सुनो, एक सेकंड। तुम्हारी अम्मी जो है घर बैठी हुई कही हाय 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 तुम तो घर बैठी काम नहीं करती तुम, Are you kidding me? घर के काम नहीं करती हो? Exactly, घर की बात मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। तो सुनते हैं ना, बातें तो सुनते हैं ना। पर नहीं, मैं काम की बात कर रहा हूँ, घर नहीं चला रही हो तुम तो कभी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाएगा। बॉस अगर गलत कहेगा तो आप हर टाइम उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे कि हाँ। You're not getting my point। अगर तुम काम कर नहीं रही हो, तुम खर्चा नहीं चला रही हो तो nobody will taunt you, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ये कफालत मर्द को दी गई है कि मर्द ने घर चलाना है। आज अगर हलीमा जॉब छोड़ देती है, देखिए इस चीज को ना आप मिक्सअप ना करें इस चीज को, प्लीज आप इसको छोड़ दें। जो बाहर के काम होते हैं उनके लिए मर्दों को टॉन्ट किए जाते हैं। अगर औरत बाहर का काम कर रही है उतना ही कमा रही है जितना उसका भी। एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट होने देंगे आप मेरी बात कंप्लीट होने देंगे आप मेरी बात कंप्लीट। अगर औरत भी बाहर निकल रही है वो उतना ही कमा रही है, उसका पे चेक सेम है, लेकिन वो घर के काम नहीं कर रही तो उसको घर के कामों के ताने फिर भी मिलेंगे। तो वो जो ताने हैं ना वो डिफरेंट है। हमें घर के कामों के लिए मिलते हैं, आपको बाहर के कामों के लिए मिलते हैं। आप उसको मिक्सअप ना करें। That's very basic. I'm not saying मर्द और औरत का डिफरेंस एट द मोमेंट। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा था कि आपको कहीं पे हम नौकरी की बात करते हैं, कहाँ पे बॉस को हमें थोड़ा सा फ्लैटर करना पड़ता है बिकॉज हमें नौकरी की जरूरत है। आप शायद हमें भी घर में रहने की जरूरत है तो हमें भी सास ससुर की बातों को फ्लैटरिंग करना पड़ता है और फिर हमें अगर ना करें तो कहा जाता है सबके साथ यही होता है। तो इसलिए आप अलग अलग जगह है हमारी जहाँ पे हम एक दूसरे की बातों को आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं एग्री करता हूँ। मैंने तो यही बात है। अब आपको सास, अब देखो आपका वहाँ पे रोल है क्योंकि कभी कभी सास को आपको नहीं पसंद आ रही होती, सेम है लेकिन जगह डिफरेंट है। आप बाहर बॉस को है ना एग्जैक्टली मैंने तो ये कहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आपको नहीं करना पड़ता। तो यही तो बता रहा था, आपको शायद सास के सामने करना पड़ जाता हो और आपको सास की बिल्कुल बात भी समझ ना आती हो, आपको अच्छा भी ना लगता हो। अच्छा ज़ैनब, कमिंग बैक टू द टॉपिक ये था कि जी कभी कभी आप जो है वो सख्त हो जाते हैं, कभी आप बर्दाश्त करते हैं, कभी आप हाँ तो जो है क्योंकि फिर उसके बाद हमें कॉल आ जाएगी जल्दी से रेसिपी पूछ के गैस की तरफ जाए, तो इसलिए मैंने कहा आपका भी इसमें नोट जो है वो लेते हैं कि कभी आप हमेशा बर्दाश्त करती हैं या नहीं, या कभी भी बर्दाश्त नहीं करती या कभी कभी कर लेती हैं, टाइम टू टाइम ये वेरी करता है। अच्छा, मेरा बर्दाश्त का ना चीज़ डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है। मुझे अगर किसी की बात बुरी लग रही होती है ना, मैं उस वक्त बिल्कुल एक्शन नहीं लेती, उसको नहीं बताती। बहुत कोई ऐसा होता है कि बहुत मेरे ज़्यादा क्लोज होगा ना तो मैं उसी वक्त उसके साथ शेयर कर दूंगी कि यार ये मुझे नहीं समझ आई, ये मुझे नहीं आती समझ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मेरी सिचुएशन को उस वक्त अंडरस्टैंड करेगा। जिससे मेरा कोई इस तरह है ना कि डेली अगर, और दूसरा ये कि जो बड़े हैं उनके सामने तो मैं कभी भी उनको बोल नहीं पाती, मैं रिएक्शन भी नहीं देती, मेरे माथे पे एक शिकन भी नहीं आती कि उन्हें पता ये लगे कि अच्छा ये से बात बुरी लग रही। लेकिन फिर ये होता है कि मैं स्लोली वो ऐसा काम करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जो वो कह रहे हैं वो काम मैं कर लूँ, और अगर नहीं होता तो फिर मैं उस जगह को ही छोड़ देती हूँ, मैं निकल जाती हूँ वहाँ से। अच्छा नहीं, यू डोंट डू इट विद एवरीबडी। आप जो जगह छोड़ने की बात करती हैं मुझे लगता है आप आखिर तक जाती हैं। मैं वही बता रही हूँ, मैं करती हूँ, उसके बाद जब नहीं हो पाता फिर मैं निकल जाती हूँ वहाँ से। नहीं, मुझे लगता है कि यू आर अंडर एनालाइजिंग योरसेल्फ। मुझे लगता है जितना मैं अब आपको जानता हूँ, आप अपना सारा काम पूरा करती हैं और आप एंड तक जाती हैं, बड़ा साइलेंटली करती हैं। आप बताती नहीं है, नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं वोकल नहीं हूँ इस मामले में, अपनी हर चीज को अपनी चीज को साइलेंटली आप कर रही होती है, मैसेज पहुंच रहा होता है, आप कर रही होती है, लेकिन एक तरीका आप कर रही होती है, और दिस इज वेरी स्मार्ट ऑफ यू दैट। और जब वो नहीं अगले को समझ आती फिर मैं वहां से स्लोली मूव कर जाती हूँ, मैं कहती हूँ ओके ठीक है आप अब इसी हाल पे रहो। एंड मुझे लगता है यू आर आल्सो वन ऑफ दोस, आई थिंक यू आर आल्सो वन ऑफ दोस कि जिसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम मोल्ड भी कर लेती हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कोई इंसान तुम्हें एक बार बुरा लग गया ना, तुम्हारे दिल में होता है वो सोने का भी बन के आ जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत। अच्छा नहीं, मैं बहुत आज हम 9 बेक चीज केक बना रहे हैं।
That is not baked, of Yes. course. No No. सिर्फ bake. वो नीचे बिस्किट्स वाली वो करके ऊपर की क्रस्ट होगी और उसके अंदर क्रीम चीज, विपिंग क्रीम, जेलेटिन से जो है, लेकिन cheese, I love ऑलमोस्ट it. इसको 6 से 7 घंटे चाहिए होते हैं फ्रीज के, तो वो मैंने घर में बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो वो फिर मैं इस तरह से बनता है वो। मैं प्रोसीजर, लेकिन बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। हाँ, I know, और मुझे ये आता कितनी है। टाइम में बनता होता है ये वाला केक? क्योंकि जल्दी बन जाएगा, बेक प्रोसीजर जो है वो आधे घंटे का, अच्छा। और फिर चिल ज़ैनब होने इतना के भी लिए ना करो। हाँ, क्रीम को बीट करने के लिए टाइम आपको लगता है, ऐसा भी नहीं है यार, बड़ा आधा घंटा। ये इससे मेरे ख्याल से 100 बनाए होंगे मैंने, कोई 4-5 बनाए, इसलिए मुझे टाइम लगता है कि तो सही है कि अच्छी तरह से वो बिगनर्स होते हैं ना, उनको ये चीज होती है कि अच्छा वो नाप के एक चीज डाल देते हैं। मेरे लिए वो आधा घंटा होता है, क्योंकि आपको वैसे ही बेकिंग में ये चीज होती है कि यार और एक तुम्हारी चीज स्पेशलिटी बेकिंग रही है हमेशा। आगे पीछे कोई चीज होगी ना, तो फिर वो वैसे ही वो कहता है दिल टूट जाए। बेकिंग में तो दिल इतनी जल्दी टूटता है ना कि जरा सी कोई चीज आगे पीछे हो जाए ना, पूरी चीज खराब हो जाती है। बनाना ब्रेड बेक की थी, वो भी सपोर्ट के साथ, तो मुझे नहीं था आइडिया कि बेकिंग में कितना दुख लगता है। सब बिल्कुल ठीक बन रहा था, सपोर्ट। हम लोग जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा, एक और सुबह हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। आज जिन शख्सियत को हमने अपने शो में यहाँ दावत दी हुई है, उनका ताल्लुक जो है वो मुस्लिम एड से है, और मुस्लिम एड के हवाले से हम पहले भी एक शो कर चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं कि इस तरह की तंजीम जो है वो किस किस्म का, किस लेवल का काम जो है वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर ममालिक में भी कर रहे हैं। बट पाकिस्तान में स्पेसिफ़िकली एजुकेशन के हवाले से हम देख लें, बच्चों के खाने पीने के हवाले से देख लें, साफ़ पानी के हवाले से देख लें, तो मुस्लिम एड का जो नाम है वो हमारे जहनों में, हमारी ज़ुबानों पर ज़रूर आता है, क्योंकि वो लोग जिस किस्म का काम कर रहे हैं, प्राइवेटली एक ऑर्गेनाइजेशन का इस किस्म का काम करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, कि अभी भी पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस लेवल का काम करना जानते हैं, और अगर उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो वो किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है वो वैसे तो एक कॉर्पोरेट लॉयर है, लेकिन यहाँ पे एज अ फिलंथ्रोपिस्ट जो है आज हमारे पास मौजूद हैं। पिछले 2 हफ्ते से वो पाकिस्तान आई हुई हैं, और उनका बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने इस थोड़े से टाइम के अंदर जो है, जी पहले उनका लाहौर था, फिर उनका इस्लामाबाद था, कल वो वापस जा रही हैं। इस थोड़े से टाइम के अंदर उन्होंने हमें जो है वो वक्त दिया, इसके लिए उनका बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं। जी, When we talk about her, she has, I was reading her मैं चाहती हूँ कि आप उर्दू में बात करें ताकि उनको भी पता लगे कि वो उन्होंने उर्दू में बात करनी है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोनों का। So when I was looking at her introduction, जब मैं देख रहा था, हाँ ठीक easy हो जाए, अभी भी इंग्लिश में बात कर जब रहे मैं हैं। उनका इंट्रोडक्शन देख रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने टॉप लॉ फर्म्स के साथ काम किया है, और दैट वाज रियली सरप्राइजिंग। हर्बर्ट के साथ काम कर चुकी हैं, और शी आल्सो वर्कड विद यूनाइटेड नेशंस, ब्रिटिश रेड क्रॉस के साथ भी काम किया है, और स्लॉटन मे के साथ भी काम कर चुकी हैं। दिस ऑल द टॉप लॉ फर्म्स, और अभी एट द मोमेंट वो कॉर्पोरेट लॉयर भी हैं। उन्होंने 2017 में लॉ लिंक भी एक इंट्रोड्यूस किया, और ताकि मेंटोरशिप जो है मिल सके अंडर प्रिविलेज लॉयर्स, तो नहीं मैं कहूँगा, अंडर प्रेजेंटेड लॉयर्स जो हैं उनको उन्होंने जो है हेल्प किया। आज उनसे बहुत सारी बातें करेंगे यूएसएड के हवाले से भी। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? पाकिस्तान आई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उन्होंने मीटअप किए हैं, गवर्नमेंट के साथ मिनिस्टर्स के साथ बहुत सारी उनकी मीटिंग्स हुई हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ हुए हैं। लेट्स सी उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। मुस्लिम एड की वाइस चेयर हमारे साथ मौजूद है फारिया अली। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फारिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? I'm very well. I'm प्लीज very आइए well. बैठिए। Have a seat. I told you the extreme right is your corner. Yes. How you doing? I am very well, thank you. Glad to have you here. Thank you very much for coming in. So first of all, सबसे पहले हम आपसे सवाल पूछेंगे और उर्दू में पूछेंगे, ठीक है? आप मुझे बताएं फारिया कि हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कितना नर्म होना चाहिए ताकि आपके काम भी हो सके और आपके रिश्ते भी बने रहें। I agree with all of that. I think इसके साथ disagree करना तो मुश्किल है कि you need to be flexible in things that you do in life. What about you? आप फ्लेक्सिबल बहुत हैं या वर्क में बहुत फ्लेक्सिबल हैं, या नहीं यू आर अप स्ट्रेट, जो मैंने कह दिया वो कह दिया, अब ये होगा? नहीं, I think in anything in life you have to be pragmatic
लेकिन I've always been very clear on my values. So मैं जो भी करती हूँ वो अपनी values के साथ उसका aligned होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. फारिया, आप यू आर ब्रिटिश पाकिस्तानी, ठीक है? That's right. आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं और कॉर्पोरेट लॉयर से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आना थोड़ी सी मुख्तलिफ बात है हमारे लिए भी समझना. तो ये क्या हुआ? कॉर्पोरेट लॉयर तो हिट है, उनका काम भी बहुत अच्छा चलता है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आने का मकसद क्या था? एक्चुअली मैंने अपना मेरे करियर की जो शुरुआत थी वो मैंने ह्यूमैनिटेरियन वर्क से ही की. सो I graduated from Oxford और मैंने ये उसी I had decided. Oh God, that did hurt me. The Oxford did hurt me. Okay, fine. So I graduated और मैंने ये decide किया कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगी. So I came and I worked with the UN here. इस्लामाबाद में मैंने कुछ टाइम, पेशावर में थोड़ा टाइम मैंने क्वेटा में भी काम किया. ठीक है. लेकिन ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है जब यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन was very unstable. So if I'm honest, मैं डर के भाग गई. I went back. और क्योंकि I'd read law, it was natural कि मैं जाके थोड़ी देर private practice में I would try my hand. So that's what I did and the rest is history. लेकिन अच्छा, इसका मतलब है कि दिल हमेशा से फारिया का जो है वो यही था कि आपने इसी हवाले से काम करते रहना है और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए ही काम करना है या नहीं? ह्यूमैनिटी तो ज़ाहिर है हर जगह मौजूद है, कहीं पे भी आप इसके हवाले से काम कर सकते हैं, या नहीं रूट्स ऐसी कनेक्टेड थी कि आपको हुआ कि नहीं मुझे अपने ही मुल्क के लिए ये सारी चीज़ें करनी है? For me, Pakistan is very important to me. When I was growing up, मैंने यहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया. My family is here. I have family connections here. और क्योंकि I guess growing up मैंने देखा what the struggles are in this country. I feel familiar with them and I want to do something about that. So coming back to Pakistan was a very conscious decision. और अब भी जो मैं काम करती हूँ, जो मुस्लिम एड के प्रोग्राम्स हैं वो तकरीबन 20 ममालिक में हम काम करते हैं. लेकिन I am the focal person on the board for Pakistan और मैं कोशिश करती हूँ कि every year मैं वापस आऊँ. And I go and I visit our programs and do various things here. फारिया, अब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इजाज़त देंगी मैं आपसे सख्त सवाल भी कर सकूं कि जो ऑडियंस मेरी देख रही होगी वो ये ना कहें मैं बायस्ड हूँ आपके साथ, ये मैं आपसे वो सवाल नहीं कर रहा. आप ये सब कुछ पाकिस्तान में भी रहकर कर सकती थी. पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, चीज़ें अप डाउन हर मुल्क में होती हैं, यूके में भी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने भी देखी हैं, दूसरे ममालिक में भी होती हैं, यहाँ पर भी हुई, स्टेबल भी हो गई. मैं कॉलर लूँगा फिर आपसे वापस आके पूछूंगा. आप तब तक सोचें कि आपने क्या कहना है. एहसन, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और थैंक यू वेरी मच. और बड़ी खुशी हुई, आपकी मेहमान फारिया इंग्लैंड से आई हुई है. माशाल्लाह लॉयर होने के साथ साथ एक अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है. कोई लॉयर हो, कानून जानता हो तो उसके पास एक नॉलेज होती है, बड़ी बात है, वो फिर सोशल एक्टिव हो. तो इस हवाले से बात होगी. लेकिन मैं पहले आपकी जो बात थी कि हमको कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए लर्न देम, तो इस हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमारे थोड़ा सा एक कल्चर है कि जो बहुत से लोग अपनी भड़ास या अपनी बात जो वैसे नहीं कर सकते वो मजाक में मिलके कहे जाते हैं. वो मजाक में जैसे आपकी शुरू में था कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मतलब मजाक करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी ना हो. और दूसरी बात की अगर तो हमें सारी से कोई नहीं है. हाँ, बात देखी जाती है और मैं अपने नाम से सवाल करूँगा. बहुत से स्टूडेंट अपने बैंक पढ़ने के लिए इंग्लैंड में भी हैं, तालीम में उनको एडमिशन में बड़ी मुश्किलात आती हैं, रहनुमाई नहीं मिल पाती. तो आपकी जो भी सोशल वर्क है उसमें चूँकि पाकिस्तान में भी खास तौर पर मुख्तलिफ शहरों में और वहाँ भी पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं उनके एजुकेशन के हवाले से, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, PhD लेवल की हो या अंडर ग्रेजुएट हो, आप लोग कुछ कर रहे हैं इस बार. और मैं दूसरों से भी कहूँगा कि वो भी आगे आए और एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से जरूर करें. बहुत बिल्कुल ठीक है. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एहसन. फारिया, मेरा सवाल वहीं पर है, मुझे पता है ये काम यहाँ भी रह के किया जा सकता था. यहाँ पर आप जैसे टैलेंटेड लोग को, स्किल लेबर की हमें पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है. और जो आपने लॉ लिंक बनाया, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी लॉयर्स को आप ज़्यादा मेंटोर करें. हो सकता है आप वर्चुअली भी कर रही हो, मेरा था काम सवाल करना. आप बताएं आपका क्या कहना है इस बारे में. For me, I think कोई भी काम करने के लिए first you need the education and the training at the highest level. बिल्कुल ठीक. और अगर आप देखें तो I think even in this country there is a tradition कि even I'll give you the example of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He spent a long time abroad.
एंड वहाँ ही वॉज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, ही वॉज अ लॉयर दैर, वहाँ से उन्होंने सीखा जो भी सीखा, लेकिन वो वापस आए. एंड फॉर मी इट्स नेवर बीन अबाउट डूइंग व्हाट आई डू एंड स्टेइंग इन द यूके. मैंने कभी भी पाकिस्तान के साथ अपना कनेक्शन तोड़ा नहीं है. ठीक है. आई हैव ऑलवेज बीन इन्वॉल्व्ड, इवन यू नो व्हेन आई वेंट बैक, मैं तब से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए काम कर रही हूँ. ठीक है. और आइंदा भी करूँगी. एंड आई थिंक once I see this as my continuing education there. तो जगह छोड़ने से ये फर्क नहीं पड़ता कि दिल से मुल्क निकल गया, मुल्क तो वहीं पर है और आप उसके लिए कुछ कर रही हैं. उसके लिए कर रहे हैं ना. और कभी आई थिंक मुल्क से बाहर रह के आप बेहतर काम कर सकते हैं. बिल्कुल सही कह रही हैं. कभी कभी ऐसा होता है. यस. अच्छा, जो एहसन का सवाल था वो उनका एजुकेशन के हवाले से था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर भी जाके डिग्रीज करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए अपनी जाना चाहते हैं. यहाँ पे भी रह के लोग अपनी एजुकेशन के लिए, हमें तो पता है कि मुस्लिम एड जो है उसके लिए, उसके हवाले से क्या काम कर रहा है, लेकिन आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस हवाले से कि लोग जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो चेंज ला सकता है, उनको मुस्लिम एड जो है वो अभी कैसे हेल्प कर रहा है और फ्यूचर में कैसे हेल्प कर सकता है? सो पार्ट वन ऑफ योर क्वेश्चन कि मुस्लिम एड अभी कैसे हेल्प कर रहे हैं. हमारे सिंध, बलूचिस्तान और AJK में एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं where we run schools, लेकिन इस चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं. वी वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. और मेरा इस ट्रिप का और यहाँ आने का जो बुनियादी मकसद था वो हुकूमती वज़रा से मिलना, उनका नुक्ता नज़र समझना इन दी एजुकेशन स्पेस, और उनकी प्रायोरिटीज़ को इन दी एजुकेशन स्पेस हम कैसे आगे लेके चल सकते हैं इन एन अलाइंड वे, वो समझना था. द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव डन इज़ हमने ये एग्री किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक यूनियन काउंसिल लेंगे, वहाँ जो स्कूल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, और एक इंटीग्रेटेड तरीके से हम वहाँ स्कूलिंग और एजुकेशन को रीडेवलप, रीमॉडल करेंगे. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट traditional academia and curriculum. कुछ लोगों के लिए that's not possible. So उनके लिए हम skills based training या evening classes या जो भी उनकी ज़रूरतें उन्हें नज़र में रखते हुए how can we provide a model of education that works for everyone. ठीक है. फारिया, मेरे पास कॉलर भी है, मैं आपसे बीच में पूछूंगा एक छोटा सा सवाल, फिर I have a detailed question. क्या इसमें think tank भी शामिल है कोई, जो क्योंकि देखिए वज़रा उस तरह एजुकेशन को नहीं देख सकते जिस तरह एक प्रोफेशनल, एक एजुकेशनिस्ट देखता है कि रिक्वायरमेंट क्या है. हम तो वो देखते हैं जो नज़र आए, ठीक है. वज़रा शायद अक्सर वो देखते हैं जो चीज़ नज़र आए. तो क्या वो ये भी देख रहे हैं कि एजुकेशन की रिक्वायरमेंट असल क्या है, और फिर आपके पास आता है, फिर आप उसे इंटीग्रेट या अलाइन करते हैं. मैं कॉलर लेकर आपसे पूछता हूँ. अस्सलाम वालेकुम आमना जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जुम्मा मुबारक. जुम्मा मुबारक आपको भी. आज आप लोग के कपड़ों में आज ज़ैनब का नंबर 1 है. उसका ड्रेस इतना जबरदस्त लग रहा है, पूरा सेट जो है ना आज माशाल्लाह ज़ैनब की से खिल गया है. यस, बिल्कुल ठीक कह रही है. डेफिनेटली. जब और आप दोनों लड़कियां जब हमारे लड़के के खिलाफ हो जाती हैं ना, एक टीम बना लेती हैं. दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग. नहीं आमना जी, हम बिल्कुल भी टीम नहीं बनाते. अच्छा, टीम चले हो सकता है बन गई हो एक तरह की, जाहिर है हम दोनों लड़कियां, सोच हमारी हो, खिलाफ नहीं होते. बेसिकली ये मकसद होता है कि हम भी अपना नुक्ता नजर या किसी और पर्सपेक्टिव से वो पेश कर दे वो बात, कि ऐसा नहीं है कि ये बड़ा रीसेंट भी हुआ है, ये बड़ा रीसेंट भी हुआ है कि इनका नुक्ता नजर एक जैसा होता है. हमायूं जो है ना बात बड़ी और कर रहा था, लेकिन बच्चियां जो है ट्रिगर हो गई. हमायूं बी वेरी केयरफुल. बात एक ही दोनों कर रहे थे लेकिन बस ट्रिगर हो गए. ये जो मर्द और औरत वाला जो फर्क ले आए ना बीच में कि आप औरत है, और दिस वाज द ट्रिगर पॉइंट. वरना बात तो दोनों एक ही कर रहे थे. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बहुत शुक्रिया. वो हम तो मजाक भी करते रहते हैं दूसरे के साथ. नहीं हमारा तो ऐसे हमें फील नहीं. मुझे बहुत मजा आ रहा था. मुझे लगा था हम बहन भाई अपनी के घर में बैठ के ना कर रहे हैं. लड़ाई भी कर रहे थे, हम लड़ाई भी करते हैं. आई वाज रियली एंजॉयिंग. थैंक यू. हां, आई वाज रियली एंजॉयिंग इट. आमना, होना चाहिए, क्या कहती हैं आप? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा होना जरूरी है जिंदगी में, क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल होना तो देखो बहुत जरूरी है. अच्छा, टेढ़े होने से मुझे याद आया जो आपने मुहावरा किया था, टेढ़ी उंगलियों से घी होता है, बाल नहीं निकालते मेरे. मुझे याद नहीं आ रहा था ना, तो मैंने बाल ही कर दिया. टेढ़ी उंगली से मुझे याद ही नहीं आ रहा था वो क्या चीज़ है, तो मैंने कहा बात करते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत जरूरी है हर रिश्ते में. फ्लेक्सिबल हुए बगैर तो हम कहीं पे भी काम नहीं कर सकते.
बट दैट डज नॉट मीन कि इफ कोई आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को ये समझे कि यार ये तो बिक जाएगा तो गुजर जाओ ऊपर से, दैट इज नॉट फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आमना जी, हमें ब्रेक का कहा गया, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे उस बात का अभी भी है कि मुझे लगता है खवातीन को नौकरी की जरूरत, अगर मियाँ भी दोनों काम कर रहे हैं तो खवातीन को उस नौकरी की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी एक मर्द को होती है, उसे पता है कि घर उसने चलाना है और उसको ताने मिलेंगे अगर वो घर नहीं चलाएगा। डू यू एग्री विद दिस? बस मैं एग्री। मेरा बेटा जो 25 साल का है, आज सुबह ही अपने वाले से डांट खा के गया, कब तक घर में बैठे रहोगे और कमाओगे नहीं। Agreed. 100% that's true. Agreed. चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हम इनसे पूछेंगे कि क्या कोई थिंक टैंक भी जरूरी है, क्योंकि वज़रा को क्या वो कम्प्लीटली पता है, क्या वो एजुकेशनिस्ट हैं जिनको पता है कि उन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में वो भी थिंक टैंक की हेल्प लेते हैं। तो क्या मुस्लिम एड भी थिंक टैंक की हेल्प ले रहा है, उसको इंटीग्रेट कर रहा है, अलाइन कर रहा है? कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हम बात कर रहे थे फारिया से, और फारिया से मैं पूछ रहा था कि जो आपने वज़रा से मुलाकात की और उसमें आपने अपने स्कूल्स को देखा कि कैसे हम उनको अलाइन कर सकते हैं एक जगह पे, क्या उनकी ख्वाहिशात हैं, किस जगह वो एजुकेशन सिस्टम को पहुंचाना चाहते हैं और आप उसमें कैसे मदद कर सकते हैं, ये किया। इसके बीच में कोई थिंक टैंक एजुकेशनिस्ट भी हैं जो कि उसको प्रूफ करते हैं या उसका जायज़ा लेते हैं कि ये ठीक है? सो हम as such think tanks के साथ तो काम नहीं करते, लेकिन we have been in the education space for 40 years. हम 40 साल से ये काम कर रहे हैं। ठीक है। So we in-house have the expertise, और जब भी हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो एक तो हम अपना in-house expertise यूज़ करते हैं, दूसरा जो भी हमें externally stakeholders उसके लिए relevant लगे उस प्रोग्राम के डिज़ाइन में, हम उनके साथ consult ज़रूर करते हैं। So we have met with educationalists, not think tanks, जो हमें इस चीज़ पे एडवाइस करें कि एक्चुअली दिस इज़ वेयर वी सी द गैप्स इन द करिकुलम। और जो भी हम, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है अभी यहाँ पाकिस्तान में, उसमें देयर इज़ वेरी लिटिल एजुकेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज। प्रोएक्टिवली उसे किस तरह से डील करना है, द चेंजेस दैट आर कमिंग, उन्हें किस तरह से बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है। दैट्स वन एग्जांपल। गर्ल्स को या लड़कियों को जो एजुकेशन अराउंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इस चीज़ पे हमारे स्कूल्स में तो बिल्कुल बात नहीं की जाती ट्रेडिशनली, बट दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम बात करते हुए डरते भी हैं, हम क्योंकि देखिए हमें कैसे बतानी है, इसका डर खत्म करना पड़ेगा टीचर्स में भी और बच्चों में कि इसके बारे में बात की जा सकती है, इसको रोका जा सकता है। इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि by not talking about it, it's not that the problem goes away. Yeah, the true, problem is true. still there. बिल्कुल ठीक कह रही हैं। So all of these things we want to integrate into our schools, and I guess our approach is holistic in the sense that it's not just based on education. In order to be educated, you need help. उर्दू बोल रही थी, आपने बिल्कुल अंग्रेजी कर दी है। आपकी शिफ्ट कर दी, शिफ्ट वेरी रैप कर रहे हैं ऐसे, आपने तो बिल्कुल ठीक कर दी थी। Okay, उर्दू again. कहीं भी स्टडी करने के लिए इफ़ेक्टिवली आपको खाना भी चाहिए, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें घर में हॉट मील्स नहीं मिलते। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम अपने प्रोग्राम्स में डिज़ाइन करके उस चीज़ को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, ना होलिस्टिक वे। ठीक है फारिया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो उस सर्कल से ही बाहर हैं तालीम हासिल करने वाले, प्राइमरी एजुकेशन भी उनको नहीं मिल पाती। 2 करोड़ उनकी जो है इस वक्त पाकिस्तान में तादाद है। अगर हम ये बात करें, आपने कहा कि जी हम टॉपिक्स ऐसे लेके आ रहे हैं, करिकुलम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम मील्स के हवाले से काम कर रहे हैं, क्या इस हवाले से भी कोई काम हो रहा है कि जो बच्चे रह जाते हैं, जो उस सर्कल का हिस्सा ही नहीं बन पाते, किसी तरह उनको भी उस सर्कल में लाया जाए? इसके हवाले से भी रिसेंटली ज़ाहिर आपकी सबसे मीटिंग्स हुई हैं, इसके हवाले से भी कोई थिंक टैंक्स मौजूद हैं या कुछ काम हो रहा है तो हमें ज़रूर बताएं। एब्सोल्युटली। सो मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हम एग्जैक्टली इस चीज़ को नज़र में रख के अपने प्रोग्राम्स डिज़ाइन करेंगे, इन द सेंस कि हर बच्चा 8 o'clock से 2 o'clock स्कूल नहीं जा सकता। द रियलिटी इज़ कि
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपनी पेरेंट्स को इकोनॉमिकली सपोर्ट करना पड़ता है. बिल्कुल सही कह रही है. सो उसे नज़र में रख के वी विल ऑफर क्लासेस इन द इवनिंग फॉर एग्जांपल. ठीक है. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो अपनी एजुकेशन को लेके हायर एजुकेशन में जाना उनके लिए मुश्किल है. उनके लिए हम स्किल बेस्ड लर्निंग ऑफर करेंगे. एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स, जब हमने एजुकेशन मिनिस्टर बोथ एट द प्रोविंशियल एंड द फेडरल लेवल जब हमने उनसे बात की, मुलाकात की तो वन ऑफ द थिंग्स दे सेड इज़ एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स को अपने एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है. सो all of these things are things we're trying to do to bring children on the outskirts into mainstream education. ठीक है. अच्छा फारिया, हलीमा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो लोग चलो जो एग्जिस्टिंग है उसको तो ठीक करें, लेकिन जो जा नहीं सकते उनका क्या है, उन्होंने भी तो जाना है. आप काम करती हैं इंक्लूजन के हवाले से, डाइवर्सिटी के हवाले से, बहुत बड़ी एडवोकेट है आप उसकी. मुझे बताएं, इंक्लूजन और डाइवर्सिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं, खाली पाकिस्तान में नहीं, साउथ एशिया में बहुत कम है. हम इंक्लूजन पे बिलीव नहीं करते, हम डाइवर्सिटी पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे कास्ट सिस्टम भी है, यहाँ पर प्रोविंशियल सिस्टम भी है. इसको पाकिस्तान में मुस्लिम एड कैसे इंक्लूजन में आपने इसको यहाँ पे लाया कि उसको भी इंक्लूसिव बनाए और डाइवर्सिटी भी हो, यानी कि द रेशो ऑफ लड़कियाँ भी हो स्कूल में उतनी ही जितने लड़कों की. क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि गांव देहात में लड़कियों को स्कूल नहीं पढ़ने दिया जाता. ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले तो वापस आके आपसे इस सवाल के बारे में पूछो, कहीं बच जाएगा. देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था फारिया से कि मुझे बताइए कि इंक्लूजन डाइवर्सिटी को आपने कैसे मुस्लिम एड में लाया, ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर में. बहुत सारी कम बच्चियां जो है देहातों में पढ़ती हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता. ज़्यादा भी हो तो 10 तक पढ़ने दिया जाएगा, 10 जमातें पढ़ेंगी और उसके बाद मिडिल तक उनको नहीं जाने दिया जाएगा कॉलेजेस यूनिवर्सिटी. तो इसको मेक श्योर क्या किया, क्या काउंसलिंग भी की है पेरेंट्स की? हमने पेरेंट्स की काउंसलिंग तो नहीं की, लेकिन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, एवरी प्रोग्राम में जो 40% बेनिफिशरीज हैं, दे हैव टू बी वुमेन और दे हैव टू बी गर्ल्स. और मुस्लिम एड में जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, हमारा ये टारगेट है कि उसमें भी 40% वी नीड वुमेन. सो जब मैंने इंग्लैंड में, यूके में मुस्लिम एड का बोर्ड ज्वाइन किया तकरीबन 4 साल पहले, तो आई वाज द फर्स्ट एंड द यंगेस्ट फीमेल वुमन टू ज्वाइन द बोर्ड. लेकिन इन 4 सालों में we've become a gender balanced board. So हमारे बोर्ड पे in the UK it's now gender balanced. और मेरे नज़दीक ये बहुत अहम है that we incorporate women into everything we do. क्योंकि हमारा donor base भी is at least 50% women. हमारे beneficiaries That I did not know. मुझे नहीं पता था. अच्छा, 50% आपका donor base भी ख़वातीन है? Yes. अच्छा फारिया, ये सारी इंक्लूजन डाइवर्सिटी की हमने बात की है. मेरे जहन में एक सवाल बार बार आ रहा है जो आप बिल्कुल ऑफ द टॉपिक है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा. आज जहाँ पर आप जिस मकाम पर हैं, या पहुँची कैसे? क्या डिटर्मिनेशन ऐसी थी, क्या सोचा हुआ था ज़िंदगी में? आपने बड़ी बड़ी टॉप लॉ फर्म्स के साथ काम किया, जिसके लोग अक्सर गूगल पे देख कहते हैं कि इंशाल्लाह इधर जाना है. यू हैव वर्कड विद देम, आपने टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है. आज जो लड़की आपको देख रही है, जिसके ख्वाब हैं, वो ख्वाब लेकर देख रही है कि वाई नॉट आई कैन बी अ फारिया, मैं क्यों नहीं बन सकती फारिया की तरह. ठीक है, उसके लिए आप क्या कहेंगी? ये सफ़र कैसे मुमकिन हुआ? यकीनन आपकी भी स्ट्रगल्स हुई होंगी, मुश्किलात हुई होंगी. जेन्युइनली आई थिंक मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने वालिदैन की वजह से हूँ. माई पेरेंट्स हैव बीन इनक्रेडिबली सपोर्टिव. सो जो मेरी वालिदा हैं, शी वाज इनक्रेडिबली स्ट्रिक्ट. जो So that's what we have in common. Yes, she was incredibly strict. So growing up, I didn't have a choice in things. And growing up, my father was incredibly flexible. So I think until I don't know, perhaps university जाने तक, I had no idea that there is a difference between being a boy or being a girl. मैंने कभी सोचा भी नहीं था. It just never crossed my mind. And when I arrived at university, and obviously वहाँ जो
Well, of course, difference. Oxford is still a very traditional university in that sense. So, वहाँ जाके मैंने realize किया that I am female and I'm from an ethnic minority background and I am different. But until then, I think I was brought up in a way which was very empowering. So आपको लगता है माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा? You are a product of your parents. So एक तो वो I think is important. दूसरा आपका value system. I think मैंने ज़िंदगी में जो भी करना चाहा है, I've wanted to do it in line with my values. I said that before. Or being a corporate lawyer does not let you live that out. So I work with big companies, मेरे clients में Aramco, PIF जैसे बड़े बड़े नाम हैं. लेकिन am I doing any good? So उस box को tick करने के लिए, खुद को fulfill करने के लिए, I've actually started doing more of the philanthropic work. अच्छा, जब आपने कहा जब मैं ऑक्सफोर्ड गई तब तक मुझे नहीं पता था कि कोई डिफरेंस है लड़कों और लड़कियों के बीच में, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी की थी. तो क्या वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आपने सोचा कि मुझे भी डाइवर्सिटी के हवाले से काम करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, लोग बहुत डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और ये कभी ख़त्म होने का शायद नाम ही ना ले. तो वो एक चीज़ थी जिसकी वजह से फारिया जो है वो डाइवर्सिटी के हवाले से काम करने के लिए आ गई. I think वो पहला, that was the first time मेरी consciousness में ये आया कि there is a difference. लेकिन मैंने डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के लिए काम तब करना शुरू किया जब मैंने लॉ फर्म्स में, मैं टॉप लॉ फर्म्स में आई. क्योंकि अभी भी अगर आप यूके जाएं तो there are lots of people जो वहाँ वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, everything. But there are very few at the top table in international firms. So when I got there and I looked around, मेरे जैसे लोग बहुत कम थे वहाँ. और जो थे उन्होंने अपना नाम फारिया से कुछ और बना लिया था, बाल अपने किस, you know, they dyed their hair. Oh my God, tell me about it. But they want to assimilate. लेकिन मेरे लिए मेरी आइडेंटिटी को कायम रखना, again I go back to my values, अपनी values को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी था. I had to find a middle way. So उस चीज़ को navigate करने के लिए मुझे लगा कि there isn't anywhere that offers support. क्योंकि जब भी मेरे जैसा कोई पहले यहाँ आया, they've been forced to change, but that's not okay. So उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? फारिया, लॉ लिंक बनाया आपने 2017 में, और लॉ लिंक वाली चीज़ मैंने पहले नहीं सुनी थी, देखी नहीं थी. किसी को परवाह नहीं है कि जो अनप्रेजेंटेड लॉयर्स हैं, जिनको ज़्यादा मेंटरशिप नहीं मिली हुई, उनके बारे में किसी को ख्याल नहीं आया. ये गैप कहाँ से फाइंड किया कि यार यहाँ पर गैप है और ये गैप को मैंने ख़त्म करना है, और वो चल कैसा रहा, उसका ऑब्जेक्टिव कैसा है? टेल अस अबाउट लॉ लिंक. So I was the gap. I was in the gap, right? No, please, no. No, but and so I had to find a way to fix it. और अब लॉ लिंक ने I guess एक और शक्ल इख्तियार कर लिया in the sense कि लॉ लिंक मैंने मैनचेस्टर में शुरू किया, where I grew up. ठीक है. क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ ऐसा कोई इदारा या प्लेटफॉर्म नहीं है जो अंडर रिप्रेजेंटेड माइनॉरिटीज़ के लिए एडवोकेट करे. But in London, I now chair a similar organization just by the name of Noticed. और जो 30 क्या नाम है top उसका? Noticed. और जो top 30 law firms हैं, वो एक प्लेटफॉर्म में they work together on diversity and inclusion, and I chair that organization. And as part of that, अब जब ये recently Gaza और Israel में जब ये conflict शुरू हुआ, तो it became very apparent कि मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ उठाना, और आवाज़ उठाना तो दूर की बात है, इस टॉपिक के बारे में कुछ भी बोलना आप बैन हो जाते. Exactly. लेकिन मैंने इस चीज़ पर रिपोर्ट लिखी है. I gathered representatives, Muslims from 30 different law firms. हम जितने भी हैं, और ज़्यादा तो नहीं हैं लेकिन जितने भी हैं, I made sure that we came together. I made sure we sat at the table. और जो भी हम experience कर रहे हैं उसे capture करना in a report, I think is very important. And where is that report? उसका क्या हुआ उस report का? Will you submit it, publish it? Will you do something about it? थोड़ा सा break लेते हैं, वापस आके बताइएगा कि उस report का क्या हुआ, क्योंकि गाज़ा के लिए जब भी आवाज़ उठाई गई उसको खाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बंद तो किया ही किया क्योंकि अपने मफादात थे, लेकिन बहुत सारी आवाज़ों को बंद उससे भी किया जो इंटरनेशनल लोग खुद उनके लिए आवाज़ उठाते थे, उन तक को बंद कर दिया गया. ज़ाहिरी बात है, सिर्फ यही एक तरीका है सच्चाई को दबाने का, और कोई तरीका नहीं. थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब. आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे, नहीं ब्रेक वाली बात तो मैं आपको नहीं बता सकता, बड़ी ज़ाती बात है, हर बात तो नहीं बना सकता ना, बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बना सकता ना सबको। सो हम आपसे फारिया, हम आपसे पूछ रहे थे जाने से पहले, आपसे मैंने सवाल पूछा था, आप मुझे उसका जवाब देते। सवाल याद है आपको? आप याद करवा दें। मुझे आपको लगता है याद होगा? मुझे याद है, मुझे It was about Gaza. जी, मैंने आपसे बात की थी, वो रिपोर्ट कहीं पे पब्लिश हुई है, वो रिपोर्ट कहीं पर आप लोग उसको किसी को आपने हैंड ओवर की है ताकि जो एहसासात है, जज्बात है, वो पता चल सके उनको कि हाउ डू वी फील अबाउट इट? सो जो रिपोर्ट है वो हम इन जनवरी ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉन्च करेंगे एट द हाईएस्ट लेवल। और जो उस रिपोर्ट का रिपोर्ट मैंने लिखी है, लेकिन जो उस रिपोर्ट का फॉरवर्ड है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं लॉर्ड न्यूबर्गर के नाम से, वो उन्होंने लिखा है। और उन्होंने इसलिए लिखा है बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अ जूइश बैकग्राउंड एंड एक्चुअली द फॉरवर्ड सेज कि किसी भी कम्युनिटी को इस तरह से ट्रीट करना कि आप उन्हें साइलेंस करें, जो भी वो व्हाटएवर द फीलिंग उसे सप्रेस किया जाए, दैट्स नॉट ओके। और ये हमारी कम्युनिटी के साथ भी हुआ था और उसका अंजाम बिल्कुल ठीक नहीं था। सो एक्चुअली देयर इज़ अ लेसन टू बी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। एंड मेरे लिए रिपोर्ट का जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ मुस्लिम्स की आवाज़ आगे लेके आना नहीं है। इट्स हाईलाइटिंग कि जब भी दो कम्युनिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो, दैट इज़ नेवर अ गुड थिंग, और उन्हें एक साथ इकट्ठा करके कैसे चलना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिल्डिंग ब्रिजेस, and so that's why the foreword has been written by a Jewish Supreme Court judge, and the report actually talks about the experiences of Muslims. I'm sure हलीमा को भी हमें बड़ा अच्छा लगता है जब कोई पाकिस्तानी, ऑफ कोर्स हम अपनी आइडेंटिटी पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कोई पाकिस्तानी जो है किसी बाहर मुल्क किसी अच्छी पोस्ट पे जाए। अब मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले मेयर बने न्यूयॉर्क के, वो पाकिस्तानी है। आप बिलीव करें हम घर में ऐसे उनकी सेरेमनी देख रहे थे जैसे वो यहाँ पिंड दादन खान में बने, और वी वर सो हैप्पी बिकॉज इट स्टार्टेड विद द किरत, और इट स्टार्टेड एक्चुअली जैसे यहाँ पर सब कुछ होता है, एंड इट वाज अ ट्रीट टू वॉच, एंड वी वेरी हैप्पी कि माशाल्लाह आप पाकिस्तानी हैं और आप वहाँ पर हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। हिजरत से कहीं मना नहीं किया गया, अगर आप अपने मुल्क के लिए कहीं और जाकर कुछ करना चाहें तो नथिंग लाइक दैट। हमारे साथ हमारी प्यारी सी तलत आंटी मौजूद है कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, तीनों बच्चों और जुमा मुबारक। जुमा मुबारक, कैसी जुमा मुबारक आपको भी, और आपकी मेहमान को मेरी बहुत दुआ। ये तो बहुत छोटी सी हैं, इनको दुआएं। और क्या हाल है आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह तआला आंटी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कल एक चीज की माजरत करनी है बेटा, कल वाली। कल मैंने हुमायूं को जो है ना, वो मेरे कहते कहते वो मेरा फोन जो है ना वो कट गया था, खुदा हाफिज कहते कहते। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें माजरत की कोई बात नहीं है। देखो बेटा, बराबरी रखनी चाहिए। तलत आंटी, शादी के बाद ऐसे हादसात मेरे साथ बहुत होंगे तो मैं रेडी हूँ उसके लिए। नहीं, ये शादी को वो ना करें आप। ये इंसान होता है। नहीं बेटा, ये जो है ना, ये क्योंकि मैं तो आप सबके साथ बहुत मोहब्बत करती हूँ, और वो जाहिर है जो एकदम मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, बिल्कुल भी नहीं, और आपने उसको नोटिफाइड भी करवा दिया। हाँ, मैंने करा। ये बात तो देखें ना, चूके तो आप भी नहीं ना। मैं तो हूँ ना तेज थोड़ा सा, ये मसला है मेरा बचपन से। अगर कोई तुम्हारी जैसा बंदा मिल जाए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अपनी मेहमान को मेरी बहुत दुआ कहिएगा, और आप मेरे गिफ्ट का इंतजार कीजिएगा और उसका हवाला दीजिएगा। ओए होए, तोहफा आ रहा है, तोहफा आया। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब और ये अपने हलीमा, आप ठीक है बेटा? जी बिल्कुल इंतजार कीजिएगा। ले फिर वही बात, हलीमा और ज़ैनब तो मेरे लिए क्या, तुमसे तो ऑलरेडी बात हो रही है ना, इसीलिए तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी। तोहफा मेरे लिए भी है कि नहीं है? सबके लिए। आपको पता है फारिया भी एक संदूक लेकर आई है यूके से, खोलेंगे अभी थोड़ी देर तक, और सबको मेरी तरफ से दुआएं, ठीक है बेटा? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उस संदूक में से क्या जूते निकलेंगे सबके? मुझे नहीं पता। फारिया लाई है एक संदूक, फारिया लाई है ना संदूक। आप यू नो व्हाट संदूक इज? ऑफ कोर्स ट्रंक। हाँ, तो आप लाई है संदूक? बिल्कुल लेके आई। संदूक में क्या है? आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। कुछ यार, ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई है मेरी। कोई बात नहीं, वो जूते भी एक्सेप्ट कर लेंगे, अपनी बीवी को जाके दे देंगे। बेगम को दे दो, ये देख रहे तुम्हारे लिए लाए। अच्छा, जोक्स अपार्ट, फारिया, अब मुस्लिम एड के बारे में दोबारा आते हैं। एजुकेशन के अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुस्लिम एड अपने अंडर ले रहा है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि एक
ऐसी चीज़ थी जो कि मेरे से हल नहीं हो रही थी। मैंने मुस्लिम एड के एक रिप्रेजेंटेटिव को पहुंचाई, उन्होंने मेरा वो काम भी कर दिया। मुस्लिम एड का बहुत शुक्रिया उसके लिए। वो पर्सनल है, कोई कहते हैं कि इस तरह की चीज़ नहीं बतानी चाहिए, लेकिन थैंक यू मुस्लिम एड कि उन्होंने मेरी वो हेल्प कर दी। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके अंडर आते हैं, बिकॉज आप वाइस चेयर भी हैं मुस्लिम एड की, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिस पर आप इस मीटिंग में लाहौर और इस्लामाबाद की वो भी डिस्कस करेंगी और कर रही हैं, ये कर चुकी हैं? श्योर। हमारा जो मेन एरिया ऑफ वर्क है वो तो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ रहा है टू डेट, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इन अ मोर सस्टेनेबल वे हम अपने 4 जो थीमेटिक एरियाज़ हैं उन पे पाकिस्तान में फोकस करें। एजुकेशन की बात हम कर चुके हैं। द अदर 3 एरियाज़ आर हेल्थ, लाइवलीहुड्स एंड हाउसिंग। सो एजुकेशन के अलावा टू डेट जो मुस्लिम एड ने पाकिस्तान में काम किया, इट्स बिन मोस्टली इन द हाउसिंग स्पेस। लेकिन जो रोज़गार, पर्टिकुलरली ख़वातीन का रोज़गार और हेल्थ, इन्हें थोड़ा निगलेक्ट किया हमने टू डेट। लेकिन इन द अदर कंट्रीज़ वी वर्क, एक्सक्यूज़ मी, वी हैव बिल्ट अप एक्सपर्टीज़। सो फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में हमारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ जो ख़वातीन के रोज़गार के लिए हमारा एक माइक्रो फाइनेंस का प्रोग्राम है, where we've lent out £5.5 million to women। ऐसे प्रोग्राम्स अब हम पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं। पहले मुस्लिम एड में बड़ी कम रही है पाकिस्तान के लिए, अगर हेल्थ की जाए, इसकी कोई ख़ास वजह थी? मुस्लिम एड ने जिस भी मुल्क में काम किया वहाँ उसकी ग्रोथ काफ़ी ऑर्गेनिक तरीके से हुई है। सो यहाँ हमने फ्लड के रिस्पॉन्स में या ज़लज़ले के रिस्पॉन्स में जब काम किया है तो नेचुरली वीव गॉन इनटू हाउसिंग, वीव गॉन इनटू एजुकेशन। सो हेल्थ का अब टू डेट हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन अब हमारा इरादा ये है कि हम पंजाब से शुरू करें, वहाँ वी बिल्ड अ मॉडल हॉस्पिटल। ठीक है। और जब वो वहाँ इस्टेब्लिश हो जाए तो देन वी रेप्लिकेट इट इन दी अदर एरियाज़ जहाँ उसकी ज़रूरत हो। ठीक है। सो उसके लिए भी हमने अगैन ठीक है। पंजाब में जो है वो एक तो आप लोग कहाँ, और सेकेंडली ये कि जहाँ तक हमने मुस्लिम एड के बारे में जाना, पानी के हवाले से उन्होंने साफ़ पानी के हवाले से बहुत काम किया, जो भी एक हेल्थ का ही एक चीज़ आती है, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल होने लग जाते हैं गंदे पानी। और सिंध के अंदर मुस्लिम एड ने साफ़ पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन बहुत टाइम पे हम लोग ये देखते हैं कि जब भी कोई कैटास्ट्रोफी आती है तो वो जो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर दोबारा से उनको बनाना पड़ता है, तामीर करना पड़ता है। तो वो एक बड़ा जो है वो बैरियर आ जाता है उसके हवाले से। क्या यही चीज़ जो है वो और भी कहीं रेप्लिकेट, किसी और सूबे में भी रेप्लिकेट की गई है? क्योंकि बलूचिस्तान में भी बहुत दूर दूर ख़वातीन को जाना पड़ता है पानी के हवाले से। अगर हम KPK की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं। तो कम फासले पे क्या पानी के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से मुस्लिम एड काम करें? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवाल से शुरू करेंगे। कहीं पर जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने फारिया से एक सवाल पूछा था साफ़ पानी के हवाले से कि पाकिस्तान में उसके हवाले से बहुत सारे मसले मसाइल हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत फार फ्लंग एरियाज़ में जो है वो जाना पड़ता है पानी हासिल करने के लिए। तो मुस्लिम एड ने पहले भी उसके हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है, और अभी फ्यूचर प्लान्स उसके हवाले से क्या क्या हैं आप लोगों के? सो फ्यूचर प्लान्स तो बस उस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने के हैं। अभी आपने मेंशन किया कि सिंध में हमारा ऑलरेडी इस एरिया में हमने काफ़ी काम किया, और AJK में भी हमने इस एरिया में काफ़ी काम किया। ठीक है। लेकिन आपका एक और पॉइंट भी था कि अक्सर जब फ्लड्स के बाद कोई चीज़ तामीर की जाती है, लाइक हाउस हो जाती है, बट विद आवर प्रोजेक्ट्स ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बोथ इन सिंध और AJK, हमने जो हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर क्लाइमेट रेजिलिएंट, so they are built in a way to withstand flooding। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो वर्ल्ड बैंक का एक इक्विवेलेंट प्रोग्राम है, उनके एक घर पे जो उनकी कॉस्ट आती है वो है 4 लाख रुपीज़। हमारी जो एक घर पे कॉस्ट आती है दैट इज़ 1 मिलियन रुपीज़। लेकिन द डिफरेंस मीन्स कि जब अगली दफ़ा खुदा न खास्ता देयर इज़ अनदर फ्लड, our houses will still be standing inshallah। So we focus on quality of work rather than quantity of work।
and we incorporate this whole sort of climate angle into everything that we do. फारिया, चलते चलते मैं सवाल पूछता हूँ, किचन में जाएंगे, आप खाना बनाती हैं? Nay, I'll be honest. Oh my God, there's a task. You have to make food in 15 minutes. That's not true. You were not informed. I wasn't. You were not. Okay. No, I'll take you into the kitchen and I'll ask you one last question. साथ साथ पूछते हुए जाएंगे. अच्छा फारिया, मुझे ये बताएं कि ग्लोबली अपना नाम बनवाने के लिए खाली ख़वातीन को नहीं, मर्दों को भी एक क्या टिप देंगी आप कि आप 2 कंट्रीज़ में अपने आप को एक्सेल करती हैं, वहाँ पे एक लीडर के तौर पर नुमाया है आप माशाल्लाह. सो क्या एक टिप है, क्या सक्सीड होने के लिए ग्लोबली, इधर आ जाइए ताकि वो सामने नजर आए. सो ग्लोबली सक्सीड होने के लिए क्या एक चीज़ है जो आपको लगता है एक पर्सनैलिटी में आपको आगे तक ले गई, आपने ग्लोबली आपने नाम बनाया? In 3 words, it's pursue your passion. जो भी आप पैशन से करेंगे, जो भी आप दिल से करेंगे, उसे करने का कोई रास्ता आप ढूंढ लेंगे. लेकिन if your heart is not in it, then you know, if you hit an obstacle, आप वहाँ रुक जाएंगे. So जो भी आपका पैशन है, उसे पूरे दिल से, sincerity से उसे pursue करें और ये ना सोचें कि this is not going to make me popular with my parents or somebody else. जो भी आप करना चाहते हैं, go for it. रास्ते में जो भी obstacle आए, उसे डील करने का आप कोई तरीका. Only in the situation that you want to do it, you'll find it. Great, perfect. हम आपसे दुआ करते हैं कि अगली बार जब आप आएँ तो चॉकलेट्स और तोहफा तहफ़ मेरे लिए लेकर आए. आप खाली हाथ मेरे पास ना आए. केक खाती हूँ, डिज़र्ट की शौकीन है आप? स्वीट टूथ है आपका? Yes. Really? Oh, not me. I don't have a sweet tooth. पर मुझे मीठे में ना कुछ ख़ास चीज़ें बड़ी पसंद है, जिसमें गुलाब जामुन. जिनमें से एक चीज़ केक भी है. नहीं मेरा नहीं. अच्छा नहीं, not that much. बस ठीक है. अच्छा ज़ैनब ने जो है वो चीज़ केक तो नहीं है. ये नो बेक चीज़ केक. ये नो बेक चीज़ केक है और ज़ैनब ने जो है वो इसको चॉकलेट में बनाया. मैं मैंगो में बनाती हूँ. मैं मैंगो में भी बनाती हूँ. हाँ, लेकिन यार, जब मुझे वो मैंगो आता है ना केक बहुत अच्छा लगता था. टाइम मैंगो वाला तो कहने वो लगा सिर्फ था मैं उसी वक्त की मेरी सौगात है. चूल्हा बिल्कुल नहीं यूज़ हुआ आज. नहीं है यार, ये केक, मुझे बात सुनो, मैं एक पर्सनल जाती सवाल पूछ सकता हूँ तुमसे? जी. मुझे बताओ, केक तुम घर पे तो नहीं बनाया, यहाँ बनाया? घर पे बनाया ना, मैंने बताया स्टार्ट में. हाँ. पर ये कितनी देर में इतना ये एक्यूरेट कैसे है? तुमने किसी केक वाले से हेल्प ली? ये इतना गोल कैसे होता है साइडों से? सांचे की वजह से. इसकी वजह से. और कैसे? सांचे में बनाते हैं ना, और क्या I बात. always used to think, मैं हमेशा सोचता था केक इतना परफेक्ट गोल कैसे होता है साइडों से. नहीं, वो तो करते भी हैं, मैं वो भी बनाऊंगी केक एक दिन. लेकिन वो तो ज़ैनब बेक होता है ना, और फिर उसको साइडें तराश लेते हैं. वो वाला मैं आपको यहीं पे करके दिखाऊंगी. हाँ, पर बिल्कुल ना कोई साइड. अच्छा, मैं मुझे लगता है मैं जब इसको इस तरह ऊपर करूंगा, नीचे से निकालूंगा, ये सारा टूट जाएगा. नहीं टूटता. आपने ऊपर नहीं करना होता, उस सांचे को आप साइड से खोलते हो, वो खुल जाता है थोड़ा सा. ज़ैनब आपके पास खुलने वाला है? हाँ, ओपन है. ये इसकी जो बेस होती है ना, वो लूज है. मेरा ऐसा नहीं है. क्या करती उल्टा? नहीं, इसके नीचे ना मैंने जार रखा, उसको फिर इस तरह से किया तो निकल गया आराम से. क्या मुझे बताओ. इसके नीचे जार जैसे ये जार है ना, इसको हाँ. मैंने थोड़ा सा नीचे किया तो ये अलग हो गया. इसकी जो बेस है ना, अभी केक के नीचे, अभी मैंने निकाली नहीं है. इसके नीचे एक बेस होती है. इसके नीचे एक बेस, डब्बा सा नहीं, प्लेट है. अच्छा. प्लेट है, इसी फॉर्म में बनी हुई है. अच्छा. मैंने यूं से निकाला है यहाँ से. हाँ, मैं भी ये. नहीं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है. मेरे के यहाँ पे एक क्लिप लगा हुआ होता है, क्लिप को खोलते हैं और वो खुल जाता है यहाँ. I don't. Do you know how to cook anything in the world? I can bake. अंडा, maybe चाय. Not even so. I don't drink chai. Lekin I actually make very good salmon. That is the one thing that I Really? can make. Salmon. Well, you just stick it in the oven. 20 That's minutes very later. difficult to do. How do you do it? You know, I can also cook. I cook very well. Yes, Humayun cooks. I spend a lot of money on Deliveroo, which is the app that brings you. My food. God, that is हमारे so साथ opposite caller to है. what your father was कॉलर telling है to do. हमारे साथ राजा बिलाल हैं जी, लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं बिलाल भाई? मेरा सर, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? अदनान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र. मेरा सवाल है कि जो पिछला सेगमेंट था उसमें आपने वो आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही. आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, किसी जगह मूव करें. सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल में, हम सुन नहीं सके कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. आपने रेसिपी नहीं बताई है. मैंने कहा मैं और चॉकलेट ऐड कर देती हूँ. चलिए नादिया, अस्सलाम. डू यू नो पंजाबी? नहीं. बिल्कुल भी नहीं. चलो. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है नादिया?
पाने क्या हाल चाल ठीक हो? जुम्मत मुबारक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ठीक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आज हमारी मेहमान आई है सीधी यूके से, फ्लाइट की ही उतरी है। आप मुझे बताएं उनके लिए कोई शेर सुनाए। शेर व शायरी का शौक है आपको? हाँ थोड़ा बहुत। चले शेर सुनाए। अच्छा नादिया कहीं से ढूंढ लो, कोई पर्चा ढूंढ लो, कोई रुक्का ढूंढ लो, कोई अखबार ढूंढ लो, कुछ ढूंढ लो। हमारी इज्जत बाहर मुल्क के हाथों खराब नहीं होनी चाहिए। ब्रिटिश पाकिस्तानी है, कह के जाए कि बड़े प्यारे शेर हैं। चलो जी ये आपकी गेस्ट के लिए या फिर ओके? आपके लिए। ओके। अब आपने इसको मजबूती से पकड़ना कि शेर बहुत मुश्किल आया। सुनाए। नजर नजर में वफा के उजाले और भी थे, मोहब्बत के दर्द को समझने वाले और भी थे। ठीक है। आपकी अदाएं हमें बहुत पसंद आ गई, वरना तुम्हारे शहर में दिल वाले और भी थे। ठीक है। वाह 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 वाह। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत। अदायगी में थोड़ा सा मस्सा रह गया, लेकिन वैसे शेर बहुत नहीं, शेर बहुत अच्छा है। शेर आपके लिए उन्होंने क्या शेर? बहुत वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। देती हूँ, एक और सुना देती है, एक और सुना दे, जल्दी से सुना दे। दोस्ती की रियासत नहीं होती, दोस्ती की रियासत नहीं होती, रियासत नहीं होती, और मौत की अमानत नहीं है, और मौत किसी की अमानत नहीं होती। हमारी अदालत में कदम जरा सोच कर रखना। अच्छा। यहाँ दोस्ती को तोड़ने वालों की जमानत नहीं होती। ठीक है। पहले वाला ही सही था, दूसरा ये तुम्हें करने की दूसरी कोशिश तुमने क्यों की है? क्यों की है तुमने? क्यों की है? अभी तक समझ रही हूँ मैं कहता हूँ ख्याल रखो अपना, सो जाओ थोड़ी देर, घंटा एक सो जाओ। बहुत शुक्रिया नादिया कॉल करने के लिए। ज़ैनब रेसिपी पे आ जाओ यार आप। अच्छा यार, नो बिग चॉकलेट चीज़ केक के लिए जो मैंने बिस्किट्स लिए हैं डाइजेस्टिव यूज़ किए हैं वो 200 ग्राम है। आप इस तरह से कर लें कि 2 से 3 पैकेट ऑलमोस्ट जाएंगे। 9 इंच का जो है ये पैन है, उसके अंदर मक्खन अनसॉल्टेड जो है 3 से 4 टेबल स्पून ऐड होगा, और वो आपने आप मिक्स कर लेना है, और इसकी बेस आपने बनानी है। और चीज़ केक की ये रेसिपी है कि मिल्क चॉकलेट 200 ग्राम है, वरना एक जार में स्प्रेड मिलती है चॉकलेट, वो आप 200 ग्राम ले सकते हैं। क्रीम चीज़ रूम टेम्परेचर पे 350 ग्राम। आइसिंग शुगर जो है आपने 1/4 कप यूज़ करना है। जेलेटिन 15 ग्राम यूज जाएगा। वनीला एक्सट्रैक्ट जो है 1 टीस्पून। विपिंग क्रीम 200 ग्राम। गनाश बनाने की भी रेसिपी बता देती हूँ। अगर तो वो स्प्रेड है तो आप स्प्रेड यूज़ कर लें, जो चॉकलेट स्प्रेड मिलती है। मिल्क चॉकलेट सेमी स्वीट या डार्क चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हैं 100 ग्राम। क्रीम और जो है वो 100 ग्राम जाएगी, और वाइट चॉकलेट इसके ऊपर ग्रेट कर सकते हैं गार्निशिंग के तौर पे, या विपिंग क्रीम लगा सकते हैं। रेसिपी का प्रोसीजर बता देती हूँ कि बिस्किट्स को आपने चॉप कर लेना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर मक्खन मेल्ट करके डालना है और बेस बना लेनी है बिस्किट्स की। और उसके बाद आपने ये करना है कि क्रीम चीज़ को बीट करना है बहुत अच्छे से, आइसिंग शुगर डालनी है, चॉकलेट डालनी है बहुत अच्छे से। जब मेल्टी सा हो जाए, पेस्ट सा एक बन जाए, तो आपने इसके अंदर विप्ड क्रीम ऐड कर देनी है। और फिर जेलेटिन को आपने ब्लूम करना है। जेलेटिन के अंदर ठंडा पानी डालना है। जैसे ही ठंडा पानी डालेंगे, 15 ग्राम जेलेटिन लेनी है, तो वो ब्लूम हो जाएगी, वो सख्त हो जाएगी। और फिर आपने माइक्रोवेव कर देना है 10 सेकंड्स के लिए, तो उसमें ये चीज़ हो जाएगी, वो मेल्टेड हो जाएगी। फिर आपने वो थोड़ा सा ठंडा करके आपने उसमें डालना है, और फिर आपने ये पूरा, वैसे तो ये कर सकते हैं कि जो चॉकलेट गनाश की रेसिपी मैंने बताई है, पहले हाफ में आपने चॉकलेट ये जो क्रीम है चीज़ केक की वो डालें, फिर चॉकलेट गनाश डालें, फिर ऊपर से क्रीम लगाएं, और इवनली उसको जो है आप स्प्रेड कर लें, और इसको फ्रीज़ कर लें आप 5 से 6 घंटे के लिए। तो आपका जो चीज़ केक जब मेहमान कभी ऐसा केक लाते हैं जो चाय वाला केक होता है, जो चाय वाला केक होता है, हाँ टी केक नहीं, वो भी इसको टी केक कहते हैं, जो बड़े वाला होता है। जी टी केक। हाँ, तो टी केक जब घर में लाते थे तो वो फ्रिज में जब रखा होता था ना, तो क्योंकि काट के खाओ तो बाहर लाना, सबको पता चले केक खाया, तो मैं ना फ्रिज से थोड़ा सा तोड़ के खाते रहते, तो वही गिरता रहता था, फिर कुट पड़ती थी, किसने तोड़ा ये? फिर ऐसे भी तो होता है कि वो छुरी और कांटा उधर ही रह जाता है, उसमें प्लेट रह जाती है। अब वो निकालने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर हम निकालेंगे तो पूछा जाएगा किसने निकाला, तो जवाब देना पड़ेगा। ऐसा भी होता है। I don't know. I'm sure you've not experienced these problems. These गरीब problems are with us. We live in Pakistan ना, गुर्बत too much है। नहीं, मुझे क्योंकि मीठा खाने का इतना होता नहीं है, तो मैंने कभी ये नहीं किया। तुम लोग वो भी तो अमीर ना, very rich people. हम तो very poor people. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला शाम की चाय के साथ बड़ा लुत्फ देता होगा ये वाला केक।
हाँ, जिनको क्रीम बहुत पसंद है, क्रीमी जो डिजर्ट्स पसंद है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे वो बनाना सिखा सकती हो? वो केक होता है जिसके ऊपर वो जैसे शहद नहीं होता, वो लगा होता है, बादाम लगे होते हैं। हाँ, वो बना वो पता है, समझिए, वो मुझे बहुत पसंद है। आलमंड केक। हाँ, आलमंड केक मुझे बहुत पसंद है। आलमंड केक इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैंने केक्स में देखा, और एक मैंगो केक मिलता है खास बेकरी से। बिल्कुल, मैंगोज आएंगे तो फिर मैंगोज बहुत मजे का। अब नहीं होगा ना? अब नहीं होगा। अभी जब सीजन आएगा तब वो कहते हैं फ्रीज करके रखते हैं, वो दे देते हैं। नहीं, डू लाइक मैंगो चीज केक? केक व्हाट जो है, डिजर्ट इज योर 3 महीने फेवरेट? तक कौन सा freeze हो सबसे अच्छा लगता है? Creme brulee. Oh, and which outlet in Pakistan do you like? No, you cannot tell the outlet. Sorry, I forgot you were in the morning. You tell me later on what dessert you like in Pakistan. Sure. Take in the break. Thank you very much. It was lovely talking to you. और यकीन माने बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब हम कोई भी पाकिस्तानी दूसरे मुल्क में जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा होता है। और आपकी बहुत सारी चीज़ों से आज मैंने और हलीमा ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और हमें उम्मीद है कि हम भी अपनी वैल्यूज़ को इंशाल्लाह ताला इसी तरह इंटैक्ट रखेंगे। और इंशाल्लाह जो ख़वातीन, जो मेरे मर्द हज़रात जिन्होंने भी देखा, उन्होंने आपसे ज़रूर इंस्पिरेशन ली होगी। इसी तरह काम करते रहिए, और अगर हम कोई सपोर्ट कर सके आपको किसी चीज़ में भी, सो वी लव टू सपोर्ट यू। यू वांट टू से एनीथिंग इन द एंड in my तारीफ, so you make say. Thank you for being such wonderful hosts. Or Ahir mein, I'm just going to say that please do support Muslim Aid wherever you see them, because they're an organization that is well intended and wanting to do a lot of good work for the people of Pakistan. And Faria, how can they support? Is there any number they can go to Google, write Muslim Aid and can donate through that? Donations या हमारे programs में आप volunteer के तौर पे भी आप आगे आएँ, help us out in that way. हमारी website पे देखें if there are any programs you can get involved in. और अगर कोई डोनर कोई सपोर्ट करता है तो क्या ट्रांसपेरेंसी के लिए वो पता भी कर सकता है कि उसका पैसा कहाँ पे लगा है? Absolutely. और हम यहाँ जो भी काम करते हैं it's audited by an external auditor. So you can be sure that हम पूरी integrity और transparency के साथ आपके जो भी आप हमें फंड्स देते हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तानी लोग भी फंड कर सकते हैं, इंटरनेशनल लोग भी फंड कर सकते हैं। बिल्कुल, दोनों। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू हलीमा, थैंक यू ज़ैनब। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी वीकेंड के बाद। इसी उम्मीद के साथ जाएंगे कि अल्लाह ताला आपका सैटरडे संडे बहुत अच्छा गुजरे। बिल्कुल झगड़ना झुगड़ना नहीं है, आपने प्यार से गुजारना। मंडे को झगड़ लीजिएगा ताकि 5 दिन में आपका राजनामा हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।